तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार। हमारे आसपास की हर चीज मतलब हर चीज एलिमेंट से बनी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन सारे एलिमेंट्स को दो बड़ी टीमों में कैसे बांटा जाता है, मेटल्स यानी धातु और नॉन मेटल्स यानी अधातु। आज हम इसी छिपे हुए बंटवारे के पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि असल में क्या चीज है जो चमकदार और मजबूत चीजों को फीकी और आसानी से टूटने वाली चीजों से अलग करती है। मतलब सोने जैसी चमक और सल्फर जैसी भंगुरता में असल फर्क क्या है? ये एक पहेली की तरह है और हम कुछ सुरागों की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात यह है कि एलिमेंट्स को मोटे तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो हमारी जासूसी शुरू होती है उन सुरागों से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो पहली पहचानें हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो एक टिपिकल मेटल की पहचान क्या है? सबसे पहले उसकी अपनी एक खास चमक होती है। वो मजबूत होते हैं और उन्हें पीटने पर एक घंटी जैसी आवाज आती है। साथ ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब उन्हें आसानी से पास होने देते हैं। और हाँ, इनकी दो बड़े ही खास गुण हैं जिन पर हम अभी थोड़ी और बात करेंगे, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो ये मैलिएबिलिटी या आघातवर्ध्यता आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी मेटल को पीट कर बिना तोड़े एक पतली सी चादर में बदला जा सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल घर में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम फॉयल। और पता है, सोना और चांदी इस मामले में चैंपियन है, सबसे ज्यादा मैलिएबल। और दूसरा गुण है डक्टिलिटी यानी तन्यता। इसका मतलब है किसी मेटल को खींचकर एक पतले से तार में बदल देना। जो बिजली की तारें हम देखते हैं वो इसी गुण की वजह से बन पाती हैं। लेकिन जब डक्टिलिटी की बात आती है ना, तो एक मेटल है जो बाकियों को बहुत बहुत पीछे छोड़ देता है। ये नंबर देखिए, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये सच है। सोना इतना इतना डक्टाइल होता है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए जरा, सिर्फ 1 ग्राम से। यह सच में कमाल है और दिखाता है कि मेटल्स कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं। और हीट कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स गर्मी के बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से तो हमारे खाना पकाने वाले बर्तन मेटल के बने होते हैं। वो बर्नर की गर्मी को हमारे खाने तक बहुत एफिशिएंटली पहुंचाते हैं, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह, जहां गर्मी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। तो अब तक तो सब कुछ काफी सीधा साधा लग रहा था, है ना? चमकदार, मजबूत, तार में खींचे जाने वाले। लेकिन साइंस में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। और अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये कभी कभी धोखा भी दे सकती हैं। ऐसा लगता है कि जिन सुरागों पर हम भरोसा कर रहे थे वो हमेशा 100% सही नहीं होते। कुछ एलिमेंट्स हैं जो नियमों को मानना पसंद नहीं करते। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हैं कुछ बड़े रूल ब्रेकर्स। पहला नियम, सारे मेटल्स कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं, पर मर्क्यूरी को देखिए, वो तो लिक्विड है। दूसरा नियम, मेटल्स कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम इतना नरम है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। और सिर्फ मेटल्स ही नहीं, नॉन मेटल्स भी नियम तोड़ते हैं। आयोडीन, जो एक नॉन मेटल है, उसमें मेटल्स जैसी चमक होती है। और ग्राफाइट, जो हमारी पेंसिल में होता है, वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सारे एक्सेप्शंस हमें साफ साफ बताते हैं कि पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम सिर्फ बाहरी रूप, रंग और दिखावे पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसा कि ये बात साफ कहती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट्स को बांटना काफी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर चमक, कठोरता, ये सारे सुराग हमें गुमराह कर सकते हैं, तो फिर वो असली टेस्ट क्या है? वो कौन सा पक्का तरीका है जिससे मेटल और नॉन मेटल के बीच का फर्क पता चले? और इसका जवाब उनके रूप में नहीं बल्कि उनके व्यवहार में छिपा है। असली फर्क तब सामने आता है जब हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, यानी उनकी केमिकल रिएक्शंस में। और जो सबसे पक्का, सबसे डेफिनेटिव टेस्ट है, वो इस बात में छिपा है कि ये एलिमेंट्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं।
ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल सुराग है जो असली बंटवारे को सामने लाता है। तो ये है वो असली टेस्ट। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो ज्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे साबुन। दूसरी तरफ जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो ज्यादातर एसिडिक होते हैं, जैसे नींबू का रस। बेसिक बनाम एसिडिक, यही है असली पक्का और निर्णायक फर्क। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और लेयर बाकी है। पता चलता है कि ये जो मेटल वाली टीम है ना, इसके अंदर भी सारे खिलाड़ी एक जैसा नहीं खेलते। बात जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की आती है तो सभी मेटल्स एक जैसा जोश नहीं दिखाते। उनकी रिएक्टिविटी में, मतलब प्रतिक्रिया करने की क्षमता में, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए इस स्पेक्ट्रम को जरा देखते हैं। एक छोर पर है पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि खुली हवा में रखते ही आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। फिर बीच में आते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। उसके बाद आता है लोहा, जो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, इसी को तो हम जंग लगना कहते हैं। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे बिल्कुल शांत छोर पर है सोना और चांदी। ये इतने नॉन रिएक्टिव है कि ऊंचे तापमान पर भी इन्हें ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन नियमों को समझना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इससे हमें मटेरियल्स के एकदम बेसिक बर्ताव को समझने में मदद मिलती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इन फंडामेंटल रूल्स को समझ लें तो भविष्य के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स कौन से नए हैरान कर देने वाले मटेरियल्स बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक